आज का हमारा टॉपिक है अपर लिम्ब प्रोजेक्शन। हम अपर लिम्ब के प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसमें भी हम आज हैंड के प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसमें भी क्या पढ़ेंगे? हैंड के प्रोजेक्शन है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, अपर लिम्ब जो रेडियोग्राफी होती है, ये अपर लिम्ब की होती है, रूटीन रेडियोग्राफी में शामिल होती है, लेकिन फिर भी इसमें रेडियोग्राफी के जो हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको शामिल किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इस कंडीशन में हम अपर लिम्ब के जो एक्सरेज करते हैं तो उनके लिए जो बेस्ट पॉसिबल एक्सरे होते हैं वो लेने आवश्यक होते हैं। विशेष करके जो रिस्ट के और एल्बो के एक्सरे हैं वो हमें बेस्ट पॉसिबल एक्सरे लेने होते हैं, क्योंकि यह जो रिस्ट और एल्बो की जो इंजरी है वो किसी इंडिविजुअल के लिए जो भविष्य की उसकी कार्य निपुणता है, मतलब वो किस तरह से काम करेगा, उसके एम्प्लॉयमेंट के बारे में, अगर मान लो उसके जॉइंट्स इन एल्बो रिस्ट जॉइंट में कोई डिफेक्ट रह गया तो उसकी एम्प्लॉयमेंट भी प्रभावित होगी उसकी, और उसकी अर्निंग भी प्रभावित होती है। वो काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो अर्निंग कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये चीजें इससे जुड़ी होती है। तो अपर लिम्ब रेडियोग्राफी के अंदर बेस्ट पॉसिबल जो रेडियोग्राफी होती है वो करने की कोशिश की जाती है। इसमें पेशेंट आइडेंटिफिकेशन तथा करेक्ट जो राइट लेफ्ट मार्कर होते हैं उन मार्कर्स का भी विशेषकर ध्यान रखा जाता है, और मैक्सिमम रेडिएशन प्रोटेक्शन भी सुनिश्चित किया जाता है। क्या किया जाता है? मैक्सिमम रेडिएशन प्रोटेक्शन भी सुनिश्चित किया जाता है। कैसे किया जाता है? इसके लिए क्या करते हैं, जैसे ये आपकी एक्सरे टेबल है तो पेशेंट को इस तरह से बैठाते हैं कि जैसे ये हो गया, ये पेशेंट हो गया, और इस तरह से इस साइड के अंदर इसके पांव इस साइड में इस तरह से हम इसको पेशेंट को टेबल के ऊपर बिठाएंगे। ये नहीं है कि आपने जैसे यहाँ पे पेशेंट को इस तरह से बैठाया, ये और इसके नीचे पांव टेबल के नीचे इसके पांव होंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक्सरे ट्यूब से उसकी जो लोअर लिम्स है उनको भी क्या होगा, रेडिएशन डोज लगेगा। इसलिए पेशेंट को इस तरह से इस साइड में फेस करके बिठाया जाता है जिससे उसके फीट्स है वो साइड में रहे, न कि टेबल के नीचे रहे। वरना अगर आप उसके अपर आर्म को टेबल के ऊपर रखोगे उस पर रेडिएशन लगेगा, और नीचे क्या होगा, उनके फीट्स है जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है उनके भी रेडिएशन लगने की संभावना होती है। और ये जो पोजीशन है अचीव करने की कंडीशन नहीं होती, और इस कंडीशन में एक्सरे किया जाता है तो कोशिश करते हैं जो उनकी पेशेंट की जो लोअर जो एक्सट्रीमिटीज है वहां पर एक रबड़ की जो सीट है, लेड रबड़ की सीट है वो रख दी जाती है जिससे रेडिएशन प्रोटेक्शन मैक्सिमम सुनिश्चित हो सके। तो पेशेंट को एक्सरे टेबल के अलोंग साइड किसी एक एंड पर बिठाया जाता है, इस तरह से बिठाया जाता है कि उसके जो एक्सट्रीमिटीज है वो बाहर की ओर रहे। लिम्ब को नॉन ओपेक पैड की सहायता से इमोबिलाइज भी किया जा सकता है अपर लिम्स को। हैंड के कौन से प्रोजेक्शन होते हैं वो हम देख लेते हैं। देखो, हैंड के अलग अलग प्रोजेक्शन में हम किस कंडीशन में कौन सा प्रोजेक्शन करते हैं, सबसे पहले मैं वो बताता हूँ। बेसिक प्रोजेक्शन कौन से होते हैं वो बताता हूँ। जैसे फ्रैक्चर और डिसलोकेशन, अगर किसी इंडिविजुअल को फ्रैक्चर या डिसलोकेशन, इस कंडीशन में हैंड का जो पोस्टीरियर एंटीरियर प्रोजेक्शन, पोस्टीरियर एंटीरियर, या इसको हम डोर्सीपाल्मर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डोर्सीपाल्मर, यानी पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर एक्सेस गिरेंगी और एंटीरियर से बाहर निकलेंगी। ये क्या हो गया? पोस्टीरियर एंटीरियर हो गया। उसको डोर्सीपाल्मर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डोर्सल एक्सेस पर एक्सेस गिरेंगी और वेंट्रल एक्सेस जो पाल्मर सरफेस है उससे बाहर निकलेगी, तो डोर्सीपाल्मर हो गया। ये क्या होता है? बेसिक प्रोजेक्शन है। ये क्या है? एक बेसिक प्रोजेक्शन है। इसके अलावा एक और बेसिक प्रोजेक्शन है जिसमें क्या होता है? एंटीरो पोस्टीरियर ओब्लिक। इसमें क्या होता है? एंटीरो पोस्टीरियर ओब्लिक होता है। इस कंडीशन में क्या होता है? हैंड को थोड़ा सा रोटेट करके हम एंटीरो पोस्टीरियर ओब्लिक कंडीशन लेते हैं। आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो फ्रैक्चर और डिसलोकेशन की कंडीशन में पोस्टीरियो एंटीरियर या डोर्सीपाल्मर सर्पियम को लेते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? बेसिक प्रोजेक्शन है। ये दोनों क्या होते हैं? बेसिक प्रोजेक्शन होते हैं इसके अलावा अगर सीरियस इंजरी हो या कोई फॉरेन बॉडी हो, क्या हो? सीरियस इंजरी या फॉरेन बॉडी हो, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? इस कंडीशन में हम लेटरल बेसिक जो होता है वो करते हैं। क्या करते हैं? लेटरल जो प्रोजेक्शन होगा वो करेंगे, जिसमें क्या होता है? फॉरेन बॉडी की जो लोकेशन है उसको डिसाइड करने के लिए लेटरल प्रोजेक्शन होता है, ये बेसिक प्रोजेक्शन होता है। इसके अलावा एंटीरो पोस्टीरियर भी कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्टीरियर एंटीरियर क्या था? एंटीरो पोस्टीरियर, ये एक अल्टरनेट प्रोजेक्शन के रूप में हम एंटीरो पोस्टीरियर प्रोजेक्शन भी हम काफी लेते हैं, लेकिन ये अल्टरनेट प्रोजेक्शन होता है। मेनली हम लेटरल प्रोजेक्शन करते हैं। तो क्या करते हैं? जो डोर्सल और पाल्मर सरफेस के रिगार्डिंग जो फॉरेन बॉडी होती है उसकी लोकेशन को डिसाइड करता है। इसके अलावा तीसरी होती है कि पैथोलॉजी, या जैसे कोई पैथोलॉजी कैसी? जैसे एग्जांपल में रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस है। अगली साइंस आपको देखनी हो, इस कंडीशन में आप क्या करते हो? इस कंडीशन में
पीए बाइलेटरल या डोर्सी पाल्मर बाइलेटरल हैंड, दोनों हैंड के क्या करते हैं पीए जो बाइलेटरल करते हैं, जो एंटीरियर ओब्लिक है बाइलेटरल पोजीशन करते हैं, जिसे हम बॉल कैचर्स पोजीशन भी करते हैं, जिसे क्या कहते हैं बॉल कैचर प्रोजेक्शन भी बोल देते हैं। इसमें बॉल कैच करने वाली प्रोजेक्शन होती है इसको। तो ये क्या होते हैं अलग अलग पैथोलॉजी में, या जो पैथोलॉजी में कौन से एक्सरे करेंगे उन एक्सरे के बारे में ये हो गया। अब हैंड के कौन से प्रोजेक्शन होते हैं वो भी हम देख लेते हैं, जो हम जिनको हम स्टडी करने वाले, जिनको हम देखने वाले हैं। तो हैंड के प्रोजेक्शन, हैंड के 5 प्रोजेक्शन हम मेनली स्टडी करते हैं। सबसे पहला प्रोजेक्शन होता है डोर्सी पाल्मर। सबसे पहला प्रोजेक्शन क्या होता है डोर्सी पाल्मर, डीपी बोल देते हैं इसको, या इसी को पोस्टीरो एंटीरियर भी बोलते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं पोस्टीरो एंटीरियर भी बोल देते हैं। सबसे पहला प्रोजेक्शन है बेसिक प्रोजेक्शन के रूप में मैंने आपको बताया था। दूसरा था डीपी ओब्लिक, या इसी को ही हम एंटीरियर ओब्लिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं एंटीरियर ओब्लिक, एंटीरियर ओब्लिक भी बोल देते हैं। ये प्रोजेक्शन भी करते हैं। तीसरा प्रोजेक्शन के रूप में हम देखें तो इसका मैंने बताया था फॉरेन बॉडी ग्रुप पे लेटरल प्रोजेक्शन भी करते हैं। हम पढ़ रहे हैं हैंड की प्रोजेक्शन, क्या होता है लेटरल प्रोजेक्शन भी होता है। फोर्थ प्रोजेक्शन कौन सा होता है? फोर्थ प्रोजेक्शन होता है इसका डोर्सी पाल्मर बाइलेटरल हैंड, जो बाइलेटरल हैंड का डोर्सी पाल्मर होता है। और फिफ्थ प्रोजेक्शन क्या होता है? फिफ्थ प्रोजेक्शन मैंने अभी आपको बताया था एंटीरो पोस्टीरियर बाइलेटरल हैंड, तो एंटीरो पोस्टीरियर ओब्लिक और ये बाइलेटरल हैंड। इसी को मैंने आपको बताया था, इसी को बॉल कैचर्स प्रोजेक्शन भी बोल देते हैं, और इसी को ही नॉरगार्ड प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। इसी को भी क्या बोलते हैं नॉरगार्ड प्रोजेक्शन भी हम बोलते हैं। तो इस प्रोजेक्शन के 3 नाम होते हैं। ये नेम व्यू है, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है। रेडियोग्राफी के अंदर जो नेम व्यू होते हैं, जो नेम वो क्या होते हैं कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान रखना होगा। एंटीरियर बाइलेटरल, एंटीरियर पोस्टीरियर ओब्लिक या बॉल कैचर्स प्रोजेक्शन, या इसी को हम नॉरगार्ड प्रोजेक्शन भी हम इसको बोल देते हैं। रूटीनली क्या करते हैं हम 2 प्रोजेक्शन करते हैं पेशेंट के। क्या करते हैं जो इसका डोर्सी पाल्मर और ओब्लिक व्यू करते हैं। उसके अलावा अगर अल्टरनेट प्रोजेक्शन की आवश्यकता होती है तो वो भी करते हैं। इसके लिए 18x24 सेंटीमीटर की जो एक्सरे जो कैसेट होती है वो काम में ली जाती है। इंच में अगर देखें तो ये 10-12 इंच की कैसेट होती है, ये लेते हैं। और इस पर क्या करते हैं एक बार में एक ही चाहे तो एक ही कैसेट पर हम 2 प्रोजेक्शन ले सकते हैं। कैसे? एक लेड डिवाइडर की सहायता से क्या करते हैं फर्स्ट हाफ पर इस लेड डिवाइडर रख देते हैं, इस पार्ट पर प्रोजेक्शन ले लिया। नेक्स्ट बार वो लेड डिवाइडर क्या करते हैं इस पर पोजीशन कर देते हैं और यहाँ पर प्रोजेक्शन ले लेते हैं। तो हम चाहते हैं चाहे तो एक ही कैसेट में 2 प्रोजेक्शन भी ले सकते हैं, या सेपरेट अलग अलग जो कैसेट होती है उस पर हम एक सिंगल प्रोजेक्शन भी ले सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके इन सभी प्रोजेक्शन की को डिटेल से हम देख लेते हैं। मैं सारे प्रोजेक्शन आपको कंपैरेटिवली पढ़ाऊंगा तो इसके अंदर, तो मैं एक एक करके आपको ये बता देता हूँ हम किस किस हेडिंग में पढ़ेंगे, इनको कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे आ गया सीरियल नंबर, यहाँ पे नेम प्रोजेक्शन हो गया, यहाँ पर उसकी जो पोजीशन ऑफ पेशेंट हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी सेंटरिंग डायरेक्शन एंड सेंटरिंग ऑफ एक्सरे बीम, और यहाँ पर इसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, या रिमार्क, कोई स्पेशल रिमार्क हो तो हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रोजेक्शन मैंने आपको बताया था डोर्सी पाल्मर। क्या बताया था? डोर्सी पाल्मर प्रोजेक्शन। जो उसके अंदर डोर्सी पाल्मर प्रोजेक्शन में क्या होता है पेशेंट को, जैसे ये कोई कैसेट होगी, सॉरी जो टेबल होगी, पेशेंट को इसके एक साइड में बैठाया जाता है, पेशेंट को इस साइड में बैठाया जाता है, तथा अफेक्टेड आर्म को इस तरह से बैठाया जाता है कि अफेक्टेड आर्म क्या रहे इस टेबल की तरफ रहे। आपके अफेक्टेड आर्म जैसे आपकी इसके फीट इधर हो गए, अफेक्टेड आर्म इस आर्म में लगा हो, तो ये आर्म क्या होना चाहिए टेबल की साइड में रखा जाता है। फोर आर्म को क्या करते हैं प्रोनेटेड अवस्था में, फोर आर्म को क्या करते हैं प्रोनेटेड अवस्था में इस टेबल के ऊपर, इस जो कैसेट के ऊपर इस तरह से रखा जाता है कि पाल्म होती है, जो पाल्म है एक्सरे की है कि क्या हो कैसेट के ऊपर रखी हो और ये रिलैक्स अवस्था में, ये क्या हो ये इमेज रिसेप्टर के कांटेक्ट में हो और एकदम से रिलैक्स अवस्था में हो।
रिस्ट को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है, जैसे रिस्ट जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि जो उसके रेडी जो अल्नर स्टीलॉइड प्रोसेस है और रेडियल स्टीलॉइड प्रोसेस है, ये इमेज रिसेप्टर से इक्वी डिस्टेंस हो, ये इमेज रिसेप्टर से क्या हो, इक्वी डिस्टेंस हो। ऐसे नहीं हो कि इधर वाला जो अल्नर स्टीलॉइड प्रोसेस ज्यादा पास में हो गया, रेडियल दूर हो गया। ये इस तरह से कॉन्टेक्ट में रखा जाता है कि अल्नर और रेडियल स्टीलॉइड प्रोसेस क्या हो, क्लोज कॉन्टेक्ट में हो और कैसेट के इक्वी डिस्टेंट हो, कैसेट से एक समान दूरी पर हो। फिंगर्स को क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंडेड अवस्था में रखा जाता है, तथा ध्यान रखा जाता है कि वो इमेज रिसेप्टर के कांटेक्ट में हो। तो ध्यान क्या रखा जाता है, इमेज रिसेप्टर के कांटेक्ट में हो। तो पेशेंट की पोजीशनिंग के अंदर क्या ध्यान रखा जाता है, पेशेंट की पोजीशनिंग में ध्यान रखा जाता है सबसे पहले तो कि फोर आर्म क्या हो, फोर आर्म प्रोनेटेड अवस्था में हो, फोर आर्म प्रोनेटेड अवस्था में हो। पाल्म क्या हो, कैसेट के कांटेक्ट में हो। एंड रेडियल और स्टीलॉइड प्रोसेस ये क्या हो, कैसेट से इक्वी डिस्टेंट हो, कैसेट से क्या हो, इक्वी डिस्टेंट हो, एक समान दूरी पर हो। इस कंडीशन में रखने के बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है सेंटरिंग, डायरेक्शन एंड सेंटरिंग ऑफ एक्सरे बीम। देखिए इसमें क्या करते हैं, जो वर्टिकल एक्सरे बीम का भी, इसमें क्या करते हैं, वर्टिकल एक्सरे बीम ली जाती है और वर्टिकल एक्सरे बीम को थर्ड मेटाकार्पल के हेड पर सेंटर किया जाता है, हेड पर सेंटर किया जाता है। क्या होता है थर्ड मेटाकार्पल, मान लो देखो ये तो क्या होगी, ये कार्पल बोन होगी, ये क्या होगी, कार्पल बोन होगी। ये आपकी फर्स्ट मेटाकार्पल होगी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये हो गया। ये तो क्या हो गया, ये आगे थंब बन गया। ये क्या होगी, ये फ्लेंजेस होगी। तो जो मेटाकार्पल है उसकी काउंटिंग कहां से करते हैं, थंब की साइड से करते हैं। उसकी क्या से करते हैं, थंब की साइड से करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और मेटाकार्पल का जो एंड रिस्ट से जुड़ा होगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको बेस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। बीच में क्या होगा, नेक बोल रहे हैं, बॉडी बोल दो। और अपर हैंड जो फ्लेंजेस की तरफ होगा वो क्या होगा, वो हेड कहलाता है, वो क्या होगा, हेड कहलाता है। काउंटिंग किधर से करते हैं, काउंटिंग हम थंब की तरफ से करते हैं। फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड मेटाकार्पल, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो फर्स्ट ये होगी, सेकंड, थर्ड। जो मिडिल फिंगर है उसका जो हेड होगा उसको वहां पर हम क्या करते हैं, इसकी सेंटरिंग करेंगे। तो एक्सरे बीम की सेंटरिंग क्या करते हैं, थर्ड मेटाकार्पल के हेड पर करते हैं। थर्ड मेटाकार्पल क्या करते हैं, हेड पर करते हैं। इसको हेड भी बोलते हैं, इसको डिस्टल एंड भी बोलते हैं, ये प्रोक्सिमल एंड होता है। तो ये सेंटरिंग होगी। सेंटरिंग कहां करेंगे, थर्ड मेटाकार्पल के हेड पर हम इसकी सेंटरिंग करेंगे। इसके बाद इसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स। इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इमेज में क्या क्या खास बात होनी चाहिए। देखिए इमेज में खास बात ये होनी चाहिए कि सारी फ्लेंजेस हो उसमें काउंट होनी चाहिए। इसके अलावा जो फिंगर टिप्स है, जो साइड के सॉफ्ट टिश्यू है, वो भी कुछ में इंक्लूड होने चाहिए। इसके अलावा जो रेडियल और स्टीलॉइड प्रोसेस है, जो रेडियल और स्टीलॉइड प्रोसेस है, वो भी क्या होना चाहिए, वो भी इसके अंदर दिखाई देने चाहिए। जो मेटाकार्पल से सारे मेटाकार्पल उसके अंदर दिखाई देंगी और रेडियल और स्टीलॉइड प्रोसेस भी इमेज के अंदर दिखाई देनी चाहिए। इंटरफेरेंजियल जॉइंट मेटाकार्पो फेरेंजियल तथा कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट क्लियरली डेमोस्ट्रेट होनी चाहिए। ये जॉइंट स्पेस है, ये भी क्या होनी चाहिए, क्लियरली डेमोस्ट्रेट होने चाहिए। कोलिमेशन भी होना चाहिए। कोलिमेशन, आपने जितना इमेज फील्ड चाहिए उतनी फील्ड पर एक्सरे बीम को प्रॉपर्ली कोलिमेट किया जाना चाहिए, प्रॉपर्ली कोलिमेट होना चाहिए। दूसरा प्रोजेक्शन क्या है, दूसरा प्रोजेक्शन है एंटीरियर ओब्लिक। दूसरा प्रोजेक्शन क्या है, एंटीरियर ओब्लिक। इस कंडीशन में क्या करते हैं, देखिए ये फोरआर्म की जो डोर्सिपाल्मर जो प्रोजेक्शन था वो ये प्रोजेक्शन था। इस प्रोजेक्शन में क्या था, पाम सरफेस थी कैसेट के, ये मान लो कैसेट हो गई, पाम सरफेस है वो कैसेट के कांटेक्ट में। इसके अलावा जो रेडियल और स्टीलॉइड प्रोसेस है वो क्या है, कैसेट से इक्वी डिस्टेंस है, एक समान दूरी पर है। इस कंडीशन यानी जो डोर्सिपाल्मर की बेसिक जो सरफेस है, इस सरफेस से इस जो पोजीशन है, इस पोजीशन में क्या करते हैं, हैंड को 55 डिग्री एक्सटर्नली रोटेट करते हैं। 55 डिग्री एक्सटर्नली क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। इस कंडीशन को हम क्या करते हैं, एंटीरियर ओब्लिक प्रोजेक्शन। क्यों कहते हैं, वर्टिकल बीम यहां से गिरेगी तो वो क्या होते हैं, ओब्लिक प्रोजेक्शन। इसमें आपको क्या होगा, ओब्लिक प्रोजेक्शन मिलेगा। ये तो लेटरल प्रोजेक्शन हो गया, ये डोर्सिपाल्मर हो गया, बीच में 45 डिग्री मेरे ख्याल आपको ओब्लिक प्रोजेक्शन हो गया। इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, नॉन ओपेक पेड होता है, उस ओपेक पेड पर स्पेस को रेस्टिंग अवस्था में ले सकते हो। और इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस कंडीशन के अंदर जो फिंगर्स होती है वो एक्सटेंडेड अवस्था में होती है। फिंगर्स क्या करते हैं, इनको एक्सटेंडेड अवस्था में होती है और रिलैक्स्ड अवस्था में रखते हैं। इनको थोड़ा सा रोटेट भी कर सकते हैं। हैंड को अपन इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको अगर मान लो नॉन ओपेक पेड काम में नहीं ले रहे तो आप इस तरह से जो फर्स्ट फिंगर और इसको जो थंब है इसको इस तरह से करके आप ये ओब्लिक प्रोजेक्शन एक्वायर कर सकते हो। वरना आप नॉन ओपेक जो ओपेक पेड है
जो रेडियो ओपेक, जो नॉन ओपेक पैड है उस पर आप इसको क्या कर सकते हो, हैंड को इस तरह से पोजिशन आप कर सकते हो। इमोबिलाइजेशन के लिए क्या करते हैं, इमोबिलाइजेशन के लिए हम फोरआर्म पर यहाँ पर सैंड बैग रख देते हैं। तो ये क्या होगी, ये एंटीरियर ओब्लिक की जो पोजिशनिंग है, ये पोजिशनिंग होगी। तो क्या होगा, 45 डिग्री एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हैंड फ्रॉम बेसिक डीपी प्रोजेक्शन। जो बेसिक डीपी प्रोजेक्शन उससे आप 45 डिग्री एक्सटर्नल हैंड को रोटेट करोगे। इस कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे, इस कंडीशन के अंदर एक्सरे बीम की सेंटरिंग का करोगे। इस कंडीशन में एक्सरे, देखो ये कंडीशन होगी, इस कंडीशन में आप एक्सरे बीम की सेंटरिंग जो फिफ्थ मेटाकार्पल का हेड है उस फिफ्थ मेटाकार्पल के हेड पर करते हो। इस पर क्या करते हो, फिफ्थ मेटाकार्पल हेड पर करते हो। और इस अवस्था से आप एक्सरे ट्यूब को थोड़ा सा एंगल इस तरह देते हो कि एक्सरे बीम की सेंटरिंग का हो जाए थर्ड मेटाकार्पल पर हो जाए, क्या हो जाए, थर्ड मेटाकार्पल के हेड पर हो जाए। मतलब आपने सबसे पहले प्रोजेक्शन में सेंटरिंग का की यहाँ पे, उसके बाद में एक्सरे बीम को थोड़ा सा इस तरह से रोटेट करते हो कि एक्सरे बीम की सेंटरिंग का हो जाए थर्ड मेटाकार्पल के हेड पर हो जाए, फर्स्ट से थर्ड पर आ जाए। जिससे क्या होगा, आपको जो मेटाकार्पल से इनके बीच का जॉइंट स्पेस होगा वो क्लियरली आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो ये इसके अंदर क्या होगा, इनिशियली काम करते हैं सेंटरिंग इनिशियली फिफ्थ मेटाकार्पल के हेड पर करते हैं, और उसके बाद में ट्यूब को इतना रोटेट करते हैं कि जो सेंटरिंग पॉइंट कहां पर आ जाए, थर्ड मेटाकार्पल के हेड पर आ जाए, थर्ड मेटाकार्पल के हेड पर आ जाए। इसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स वही, आपकी जो एक्सरे इमेज में सारी फ्लेंजेस आनी चाहिए, मेटाकार्पल आनी चाहिए, फिंगर टिप्स आने चाहिए, सॉफ्ट टिश्यू सारे इंक्लूड होने चाहिए। इसके अलावा जो रेडियस और अल्लाह का जो स्टीलॉइड प्रोसेस है वो भी इसके अंदर क्या होना चाहिए, इसमें शामिल होना चाहिए, इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए। इसका थर्ड प्रोजेक्शन है लेटरल प्रोजेक्शन। थर्ड प्रोजेक्शन क्या है, लेटरल प्रोजेक्शन। लेटरल प्रोजेक्शन किस कंडीशन में किया जाता है, लेटरल प्रोजेक्शन में मेटाकार्पल एक दूसरे पर प्रोजेक्ट हो जाती है। आपने जैसे ये लेटरल प्रोजेक्शन हो गया, इसमें सारी मेटाकार्पल क्या होंगे, एक दूसरे की ओर प्रोजेक्ट हो जाती है। तो और जो एक दूसरे प्रोजेक्ट होने पर क्या होगी, एक दूसरे को ऑब्स्क्योर भी कर देगी, धूमिल भी हो जाएगी, सही से दिखाई नहीं देती। फिर भी ये प्रोजेक्शन किसी फॉरेन बॉडी की या जो कोई फ्रैक्चर फ्रेगमेंट होता है उसके जो लोकेशन की डिसाइड करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। कैसे, मान लो आपके हैंड में कोई फ्रैक्चर हुआ है और जो फ्रैक्चर का फ्रेगमेंट है वो डिस्प्लेस हो गया है एंटीरियरली या पोस्टीरियरली, तो उसकी लोकेशन डिसाइड करने के लिए, या कोई फॉरेन बॉडी आपके हैंड में चली गई है तो उसका पाथ देखने के लिए और उसकी लोकेशन का पता करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम ये प्रोजेक्शन करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये इसमें क्या होता है, हैंड को जैसे आपने ये प्रोजेक्शन कर लो तो इसमें मान लो फॉरेन बॉडी है, तो फॉरेन बॉडी की लोकेशन आपको एंटीरियर या डोर्सल या पाल्मर सरफेस के रिगार्डिंग आपको उसकी पोजिशनिंग प्रोजेक्शन है, जो उसकी लोकेशन है उसका पता चल जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले पेशेंट पोजिशनिंग कैसे करोगे, आपने जो डोर्सी पाल्मर सरफेस जो पोजिशनिंग आपने जो काम में ली थी, बेसिक पोजिशनिंग है, इस पोजिशनिंग से हैंड को एक्सटर्नली 90 डिग्री पर रोटेट किया जाता है। एक्सटर्नली क्या करते हैं, 90 डिग्री पर रोटेट करते हैं। सभी फिंगर्स है इनको आप क्या करते हो, एक्सटेंडेड अवस्था में रखते हो, और आप थंब को क्या करते हो, एबडक्ट अवस्था में रखते हो। थंब को क्या करते हो, एबडक्ट अवस्था में, यानी इसको ऊपर, इनके ऊपर नहीं रखते, आप थोड़ा सा एबडक्ट कर देते हो, थोड़ा सा साइड में कर देते हो, और इसको इस तरह से ये पोजिशन इसमें एक्वायर की जाती है। इस कंडीशन में एक चीज का और ध्यान रखा जाता है कि आपका जो स्टीलॉइड प्रोसेस है, अल्नर और रेडियल स्टीलॉइड प्रोसेस है, ये एक दूसरे पर सुपर इंपोज होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, एक दूसरे पर सुपर इंपोज होनी चाहिए। और एक्सरे बीम होगी, एक्सरे बीम जैसे ये इस तरह से आपने किया, एक्सरे बीम की वर्टिकल एक्सरे बीम की आप सेंटरिंग पॉइंट का होगा सेकंड मेटाकार्पल, या फिर ये फर्स्ट होगी सेकंड मेटाकार्पल के हेड पर आपकी एक्सरे बीम की सेंटरिंग की जाती है। सेकंड मेटाकार्पल के हेड पर आपकी क्या की जाती है, एक्सरे बीम की सेंटरिंग की जाती है। इसके बाद एसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक वही सेम है, जो सभी सॉफ्ट टिश्यूज है, जो फ्लेंजेस है, मेटाकार्पल है, स्टीलॉइड प्रोसेस है, वो सारे सब कुछ दिखाई देना चाहिए। सॉफ्ट टिश्यूज और फिंगर टिप्स भी इसमें क्या होना चाहिए, इंक्लूड होने चाहिए। इसमें ध्यान रखा जाता है कि मेटाकार्पल के हेड सुपर इंपोज्ड होने चाहिए, मेटाकार्पल के हेड एक दूसरे पर सुपर इंपोज्ड होने चाहिए। थंब किसी दूसरी स्ट्रक्चर को सुपर इंपोज किए बिना ही क्लियरली प्रदर्शित होना चाहिए। तो थंब है वो किसी दूसरी सरफेस को, ये जैसे सेपरेट हमने एब्डक्ट किया था, तो ये किसी दूसरी सरफेस को सुपर इंपोज नहीं करना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट होना चाहिए। इस प्रोजेक्शन में क्या होता है, इस प्रोजेक्शन में फॉरेन बॉडी की पोजीशन को आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करते हैं हम, स्क्रीन फिल्म मान लो अगर
काम में ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में केवी को थोड़ा सा कम कर देते हैं। केवी को कम करने से क्या होगा, आपकी जो फॉरेन बॉडी है वो फॉरेन बॉडी लो कॉन्ट्रास्ट इमेज के कारण अच्छे से विजुलाइज हो जाएगी। और इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा इस प्रोजेक्शन में बॉक्सर फ्रैक्चर होता है, जो फिफ्थ मेटाकार्पल है, इसकी जो नेक का फ्रैक्चर होता है जिसे हम बॉक्सर फ्रैक्चर भी कहते हैं। बॉक्सिंग के दौरान जो टिपिकली होने वाला फ्रैक्चर होता है वो फ्रैक्चर भी इसके अंदर दिखाई दिया जा सकता है, बॉक्सर फ्रैक्चर भी इसके अंदर दिखाई दे सकते हैं। तो बॉक्सर फ्रैक्चर कहां पे होता है, फिफ्थ मेटाकार्पल की नेक पर होने वाला फ्रैक्चर बॉक्सर फ्रैक्चर कहलाता है। ओके, फोर्थ प्रोजेक्शन है डोर्सी पाल्मर बोथ बाइलेटरल हैंड बोल, बोथ हैंड बोलते हैं, बाइलेटरल हैंड बोल दोनों हैंड का। इसमें भी क्या कहते हैं, इसमें सेम पोजीशनिंग ली जाती है, जो डोर्सी पाल्मर ली जाती है। पेशेंट को क्या करते हैं, केसेट के साइड में इस तरह से बैठाते हैं कि पीठ इसकी साइड में हो, पोजीशन नहीं पॉसिबल नहीं हो तो ऐसे भी बैठा सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में पेशेंट की जो लोअर एक्सट्रीमिटीज के ऊपर हम क्या करते हैं, लेड की रबर शीट कवर उस पर रख देते हैं। इस कंडीशन में दोनों हाथ को इस तरह से हम पोजीशन करते हैं इमेज रिसेप्टर पर कि दोनों जो पाम है वो क्या हो, पेशेंट के कॉन्टेक्ट में हो, और दोनों स्टीलॉइड प्रोसेस और दोनों हैंड के अलावा रेडियल स्टीलॉइड प्रोसेस वो कैसे से एक समान दूरी पर हो। हैंड क्या होना चाहिए, प्रोनेटेड अवस्था, फोरआर्म प्रोनेटेड अवस्था में इसके अंदर होती है। इस अवस्था में जो सेंटरिंग है, सेंटरिंग हम कहां करेंगे, सेंटरिंग हम दोनों जो फर्स्ट मेटाकार्पल है उनके हेड के बीच में सेंटरिंग करते हैं। दोनों जो मेटाकार्पल है उनके फर्स्ट मेटाकार्पल के हेड के बीच में हम क्या करते हैं, इसकी सेंटरिंग कर देते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कि ये जो बाइलेटरल हैंड का जो डोर्सी पाल्मर व्यू होता है ये क्यों किया जाता है, ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अर्ली साइन देखने के लिए और इसकी डिजीज को मॉनिटर करने के लिए भी क्या करते हैं, ये व्यू किया जाता है। तो ये प्रोजेक्शन किससे किया जाता है, अर्ली रूमेटॉइड आर्थराइटिस को से जुड़े जो अर्ली चेंजेस होते हैं उनको देखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसके डिजीज की जो प्रोग्रेस होती है उसको भी मॉनिटर करने के लिए ये प्रोजेक्शन किया जाता है। इसके अलावा जो फिफ्थ प्रोजेक्शन है वो है एंटीरियर ओब्लिक बाइलेटरल हैंड, एंटीरियर ओब्लिक बाइलेटरल हैंड। इसे मैंने आपको बताया था, इसे हम बॉल कैचर्स प्रोजेक्शन भी बोल देते हैं। इसे क्या बोल देते हैं, बॉल कैचर्स प्रोजेक्शन भी बोल देते हैं। और इसी को मैंने आपको बताया था, इसी को हम नोरगार्ड प्रोजेक्शन भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, नोरगार्ड प्रोजेक्शन भी कहते हैं। इस प्रोजेक्शन में क्या करते हैं, इस प्रोजेक्शन में हम दोनों हैंड को इस तरह से जो आपकी इमेज रिसेप्टर है उस पर इस तरह से रखते हैं कि जो एंटीरियर एंटेरोपोस्टीरियर कंडीशन रखते हैं। तो इस कंडीशन से आपको हैंड को 45 डिग्री इस तरह से हैंड को इंटरनली रोटेट करते हैं कि आपके दोनों हैंड क्या हो, बॉल कैच करने की पोजीशन आ जाए, बॉल कैच करने की पोजीशन में आ जाए। आपके जो हैंड के जो पोस्टीरियर जो डोर्सल सरफेस होंगे दोनों, वो क्या करते हैं, केशिप की कांटेक्ट में रखते हैं और थोड़ा सा हम इस तरह से रोटेट करते हैं जिससे हैंड क्या हो, बॉल कैचर्स पोजीशन के अंदर आ जाए, आपकी बॉल कैच करने की अवस्था में आ जाए। ये जो बॉल कैचर्स पोजीशन या प्रोजेक्शन या नोरगार्ड प्रोजेक्शन है या एंटीरियर ओब्लिक प्रोजेक्शन है, इसका उपयोग हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के डायग्नोसिस के रूप के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा फिफ्थ मेटाकार्पल है, जो फिफ्थ मेटाकार्पल का जो बेस का फ्रैक्चर है वो भी इसके द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। इस कंडीशन में हम सेंटरिंग क्या करेंगे, इस कंडीशन में सेंटरिंग हम फिफ्थ मेटाकार्पल के जो दोनों जॉइंट स्पेस है उनके दोनों जॉइंट है उनके बीच में हम इसकी सेंटरिंग कर देते हैं, उसके बीच में हम सेंटरिंग कर देते हैं। इसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स सेम वही है, सभी फिंगर टिप्स दिखाई देने चाहिए आपको, उसमें फ्लेंजेस, मेटाकार्पल, कार्पल बोन सभी दिखाई देने चाहिए। इसके अलावा रेडियस और अल्ना के स्टीलॉइड प्रोसेस भी आपको इसके अंदर दिखाई देना चाहिए। रेडिएशन प्रोटेक्शन का इसके अंदर ध्यान रखा जाता है, सारी चीजों का इसके अंदर ध्यान रखा जाता है। तो ये आपके हैंड की प्रोजेक्शन कंप्लीट है। 5 प्रोजेक्शन मैंने आपको बता दिए, डोर्सी पाल्मर, एंटीरियर ओब्लिक, लेटरल प्रोजेक्शन, डीपी ओब्लिक और नोरगार्ड प्रोजेक्शन या बॉल कैचर्स प्रोजेक्शन हो गया। ये 5 प्रोजेक्शन कंप्लीट है।